Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. तो आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। इनफैक्ट अभी तो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो थोड़े से मायूस हैं इस चीज को लेकर कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अभी सभी बैंक्स ने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं। काफी सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं रिपोर्ट की हैं, वो अभी बाकी है। और यूजुअली पैटर्न भी ये रहा है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। आपने देखा है कि जो वैकेंसीज पहले दी जाती है थोड़े टाइम में ही अपडेट होती हैं और फिर उसके बाद वो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बढ़ जाती है। और एक और चीज, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आप इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि अगर इतनी कम वैकेंसीज हैं तो शायद मैं तो काफी पीछे हूँ, मेरा तो नंबर उन स्टूडेंट्स में कभी आ नहीं सकता, मैं उन 6,000 7,000 10,000 बच्चों में नहीं आता हूँ जो ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो इससे अच्छा है कि आप तैयारी ना ही करो। तैयारी करनी है, दिल से तैयारी करो। ठीक है, अभी वक्त आया है जोश के साथ तैयारी करने का, फुल फ्लेश्ड बिल्कुल उस मोड में चले जाओ जहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, आपको बैंकर बनना है, आपको नौकरी लेनी है। अगर आप इसके अलावा कुछ और सोच रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका मन ऐसा ही हो रहा है कि हाँ ठीक है, एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं किया, एक दिन थोड़ा मायूस हो गए, एक दिन थोड़ा सा कुछ लगा कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली, फिर अगले दिन लगा कि अरे नहीं ये नहीं हो पाएगा, फिर छोड़ दिया। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी देखो, आज मैं आपके सामने, लगभग आपके 60 दिन बचे हैं, 60 डेज बचे हैं। तो 60 दिन का प्लान एक स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी देखो एक और चीज, ये जो वीडियो है ना, अभी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये सब चीजें बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज सोच के देखो, देखने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, पेपर के लिए, किसी भी पेपर के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कितने कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली सेलेक्ट होते हैं, है ना। रीजन बिहाइंड दिस इज कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, जो टीचर उनको बोलता है ना वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। अगर जो टीचर बोलता है, अगर उसे स्टूडेंट प्रॉपरली फॉलो करता है, जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं वही स्टूडेंट्स होते हैं जो वहां तक पहुंच जाते हैं, एक दिन बैंक में बैठे होते हैं। ठीक है, उनको नौकरी मिल चुकी होती है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स को एक्चुअली फॉलो करते हैं। तो जो थोड़ा सा भी ऐसा रह जाता है ना कि एक दिन फॉलो कर लिया जो आपको स्टडी प्लान दिया गया है और अगले दिन उसको छोड़ दिया, तीसरे दिन मन किया आधा पूरा कर लिया, चौथे दिन छोड़ दिया, ये सब चीजें देखो, अगर ऐसा करोगे तो फिर कभी नहीं पहुंच पाओगे उस मुकाम तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो गोल है ना, आपका जो गोल है आप उसको अपना गोल मानते नहीं हो। ठीक है, तो अभी तैयारी करने का वक्त आया है, इन सब चीजों को छोड़ दो। ये सब सोचना कि अरे होगा, वैकेंसीज कम है, आप कुछ कर नहीं सकते हो इन सब चीजों के लिए। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, मेहनत करना। और मेहनत जो एक्चुअली करते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना है ना सभी ने। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत भी करनी है, सही तरीके से मेहनत करनी है। उसके लिए गाइड करने के लिए आपके एजुकेटर्स हैं ही, है ना। तो चलिए, अभी आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं कि जो आपका 60 डेज, जो आपके लगभग 60 दिन बचे हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आरआरबी क्लर्क पीओ प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, आप सभी को पता है काफी आसान होता है। आसान होता है इसीलिए इस पेपर में कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको स्पीड को मेंटेन रखना जरूरी है। यानी कि अभी आपके जितने दिन बचे हैं ना, आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मैं ढीला ढाला होके, ढीला ढाला कि हाँ एक दिन कर लिया दूसरा दिन नहीं किया। यहाँ पर अब जितने दिन बचे हैं ना, प्रॉपरली आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्रैक कर पाएंगे अपने पेपर को। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो ना कि चलो प्रीलिम का एक बार पास हो जाए, मेंस का मैं फिर देख लूंगा, शायद शायद कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि अगर आप प्रीलिम के लिए सिर्फ प्रीलिम ओरिएंटेड तैयारी करोगे तो शायद प्रीलिम ही निकलेगा, आगे मेंस नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अभी आज का जो स्टडी प्लान है ना, उसमें मैं, आप देखो अभी आपको आगे मेंस का पेपर, प्रीलिम का पेपर है, तो ज्यादा तैयारी, ज्यादातर तैयारी, ज्यादा पोर्शन तो आपका प्रीलिम्स का ही रहेगा। मेंस के लिए अब बहुत थोड़ा सा आपको लेकर चलना पड़ेगा साथ में, वो अभी हम सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये क्या है आपके सामने,
ये आपके सामने है पूरा का पूरा आरआरबी प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है उसका पूरा सिलेबस है। ये वो क्वेश्चंस है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आपका पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, ये वो, अब ऐसा नहीं है कि इतने ही टाइप्स है, टाइप्स और भी है। ये वो टाइप्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन में। जो जैसे कहते हैं ना कि कुछ फेमस पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स होते हैं जो लगभग पेपर्स में पूछे, घूम फिर के वही चीजें आती हैं, ठीक है। किसी के पेपर में फ्लोर बेस्ड आ गया, किसी के पेपर में बॉक्स बेस्ड आ गया, किसी के पेपर में दोनों क्वेश्चंस आ गए, इस तरीके से होता है। तो ये वो टाइप्स हैं जो ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपका ऑन एंड ऑल सिलेबस है प्रीलिम एग्जामिनेशन का, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। आपका इनइक्वालिटी पूछा जाता है, सिलॉग्स पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। प्रीलिम के केस में कोडिंग डिकोडिंग कौन सा पूछा जाता है, ज्यादातर आपको पता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, ठीक है। और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके से सॉल्व करना है, बेसिक मेथड भी प्लस राइट और लेफ्ट दोनों को नोट करने वाला भी। अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जो नोट करने वाला मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। उसका वो जो पर्टिकुलर टाइप है उसको आप किस तरीके से और बेहतर कर सकते हो। इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्टेंस डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, वन लाइनर। वन लाइनर कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं आपको बेसिकली एक स्टेटमेंट दी जाती है बड़ी सी, जैसे कि आपको उसने क्या दिया, एक नंबर दे दिया या फिर एक वर्ड दे दिया और उसमें बोलेगा इसमें ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज है यानी कि एक वर्ड है तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें कितने ऐसे पेयर्स बनते हैं, या फिर नंबर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपके कितने ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स बनते हैं, ठीक है। आपको वो चीज बतानी होती है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो आपको कभी क्या क्वेश्चन देता है, आप समझ गए होंगे वन लाइनर का मतलब क्या है। आपको एक वर्ड दिया, कोई भी रैंडम कुछ भी लिखा हुआ, उसके अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं, उसमें बोलेगा कि इसका सेकंड फोर्थ सिक्स्थ लेटर से बताओ, इनको मिलाकर कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके वन लाइनर के बीच में। तो ये आपका मिसलेनियस पोर्शन है। एक क्वेश्चन है रैंक बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये कौन सा रैंक बेस्ड क्वेश्चन है, रैंक बेस्ड क्वेश्चन ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपैरिजन दिया जाता है, या तो आपको हाइट या फिर वेट के बेसिस पर। एक तो आपको ये कंपैरिजन करना होता है हाइट या जो भी आपको पैरामीटर दिया जाएगा, जो भी वो वेरिएबल यूज करेगा, हाइट का यूज करेगा, वेट का करेगा, और साथ में बोलेगा कि वो एक सीधी लाइन में एक लीनियर रो में बैठते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। वो भी क्या होते हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बीच में ही उसे मानो, क्योंकि वो उसमें आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं पजल की तरह। अब पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के ये टाइप्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, लीनियर, ठीक है। डबल रो बेस्ड, फ्लोर बेस्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल बेस्ड, वेरिएबल एक वेरिएबल का भी हो सकता है, दो वेरिएबल का भी हो सकता है, और वेरिएबल कई, जैसे वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसने आपको 8 पर्सन्स दिए, उनको अलग अलग कलर्स पसंद है, 8 पर्सन्स दिए, उनको अलग अलग गाड़ियां पसंद है। इस तरीके से वो होते हैं आपके वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रिक फिगर वाले, एक सर्कल के बीच में दूसरा सर्कल, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। डेज और मंथ वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बेस्ड पजल भी बहुत ज्यादा फेमस है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। डेजिग्नेशन बेस्ड होता है, और एक आपका फ्लोर एंड फ्लैट पजल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, सिलेबस है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, करना क्या है। अभी लगभग जो आपके 60 दिन बचे हैं, 60 दिन बचे हैं, तो अभी हम लोग बात करने वाले पहले 15 दिन आपको क्या करना है। फर्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, कितना कितना करना है, मैं अभी वो चीज बताने वाली हूँ, ठीक है। इनइक्वालिटी के पहले 15 दिन अभी आज से मिलाकर, ठीक है, आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी के करने हैं 20 क्वेश्चंस। इनइक्वालिटी के करने हैं 20 क्वेश्चंस। अब ये 20 क्वेश्चंस, अब आपको पता है प्रीलिम में इनइक्वालिटी कौन सा आता है, इक्वेशन बेस्ड आता है, और एक क्वेश्चन में कितना ही टाइम लगता है, नहीं जाता है। तो ये 20 क्वेश्चंस करने में कोई आपका एसएचयू बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और देखो अभी आपको ये तो करना पड़ेगा, अभी तक आप अपने हर सब्जेक्ट को जितना टाइम दे रहे थे उससे कहीं ज्यादा, थोड़ा ज्यादा आपको टाइम अभी देना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा। सिलॉग्स के आप 15 क्वेश्चंस बनाओ। 15 क्वेश्चंस जो बनाओ, मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चन हो उसमें सभी टाइप्स कवर हो, ओनली का कॉन्सेप्ट भी आ जाए, ओनली फ्यू के
क्वेश्चंस भी आ जाएं, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आ जाए, आइदर और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आ जाए, इस तरीके से आपको करना है। कोडिंग डिकोडिंग के आपको कितने क्वेश्चंस बना, अब कोडिंग डिकोडिंग कितने तरह की है, प्रीलिम में पूछे जाने वाले मेजर 2 टाइप्स हैं। एक है आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, आप 4 करो चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस कितने बनाओ, 4 बनाओ। और जो बाकी दूसरे हैं, मिक्स्ड कोडिंग होती है जिसमें आपका सिंबल, नंबर, अल्फाबेट ये तीनों यूज होते हैं, वो आप 3 बना लो, ठीक है। जो आपकी मिक्स्ड कोडिंग होती है उसके आप 3 क्वेश्चन बना लो। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग का मिक्स्ड वाला होता है ना, ये आपके मेंस में भी पूछा जाता है, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन इन 3 में से 2 वो बना लो, एक क्वेश्चन मेंस लेवल का कर लो। इससे क्या होगा, आपकी वो भी तैयारी होती रहेगी। और क्योंकि आपको दोनों को लेकर चलना है, अगर आप सिर्फ प्रीलिम प्रीलिम करते रहोगे, बाद में मेंस के लिए टाइम बहुत कम बचना, आप सभी को पता है, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आप 15 क्वेश्चन कीजिए, ब्लड रिलेशन के भी 15 क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन के भी 15 क्वेश्चंस। देखो अभी आपको ये जो क्वेश्चंस मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रही हूं ना, ये आपको करने ही चाहिए, ठीक है, ये मस्ट हो गया है। क्यों, पेपर में जैसे कि मैं बता रही हूं 80 क्वेश्चंस होंगे, टाइम होगा 45 मिनट का। क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन उसी आसान क्वेश्चन को आपको जल्दी करना आना चाहिए। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस को करते जाओगे, आपकी जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आप जिस क्वेश्चन को करने में आपका 1.5 मिनट लग रहा था, वहां पर थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ जाएगा, आपको वो क्वेश्चन जल्दी बनने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी चीज है वो है रिपीटेड रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली। 1 लाइनर क्वेश्चंस है, आप ये 10 क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है। हर तरीके के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, मैं बताऊंगी कहाँ से करने हैं, ठीक है। रैंक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको करने हैं, मैंने बता दिया किस टाइप के हैं, वेट और उसके बेसिस पर। अब ये जो है आपको क्या करना है, बेसिकली पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाने हैं। अब ऐसा तो है नहीं आपको सर्कुलर उठाओगे, सर्कुलर के 10 करोगे, स्क्वायर के नहीं, ऐसा नहीं करो। आप क्या करो, लगभग 13 से 15 पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स रोज बनाओ। 13 से 15 सीटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स रोज बनाओ, जिनमें से चलो एक दिन आपने 2 सर्कुलर कर लिए, 2 वेरिएबल कर लिए, मान लो लीनियर आपका छूट गया, आपने कोई और टाइप कर लिया, फिर नेक्स्ट डे करोगे। यानी कि आपका मिक्स्ड अप्रोच रहना चाहिए। कोशिश करो कि ये सभी के सभी जो टाइप्स है ना, ये कवर हो जाए, ठीक है। ये सभी के सभी जो टाइप्स है ना, ये कवर हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपको करना है, एक दिन किया, अगले दिन किया, एक दिन आपको डेजिग्नेशन बेस्ड पजल मिल गया, एक दिन आपको वेरिएबल बेस्ड पजल मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी पजल्स, इतना पजल बनाना, अब देखो 15 पजल मैं आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या क्या चीज मैटर करती है, आपकी स्पीड मैटर करती है। और स्पीड किस तरीके से बढ़ेगी, जब आप बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे सही तरीके से। आप खुद देखोगे, आप एक दिन, आप 5 दिन सर्कुलर अरेंजमेंट बनाओगे ना, छठे दिन आपके सर्कुलर अरेंजमेंट में कम टाइम लगेगा। फिर जब 5 दिन और बनाओगे, आपको टोटल 10 दिन हो जाएंगे। 11वें दिन उठाओगे, आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत जल्दी बना पा रहे हो। आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको क्वेश्चन को समझने में जो टाइम लगता था, वो क्वेश्चन को समझने में कम टाइम लगेगा, वहां पर उस चीज में आप अपना टाइम बचा पाओगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने में अपना टाइम बचा पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस 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 ही जरूरी है अभी इस टाइम पर। तो ये है आपका पहले 15 दिन, ठीक है। पहले 15 दिन आपको क्या करना है, ये करना है इनइक्वालिटी के 20 क्वेश्चन, लॉग्स के 15, कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैंने बताया चाइनीज कोडिंग के 4 क्वेश्चंस बना लो, क्योंकि पूछा जाता यही है प्रीलिम्स में, ज्यादातर यही चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है आरआरबी के केस में। मिक्स्ड भी आपको मैंने बताया 3 करने हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 15 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 15 क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन के 15 क्वेश्चन और 1 लाइनर्स आप 10 सॉल्व करो। रैंक बेस्ड क्वेश्चन भी करो इसी के बीच में ही, ठीक है। मिल जाएंगे आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया कितने करना है, 13 से 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप बना लो बड़े आसानी से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चंस कौन से करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस उठाने हैं, नहीं। आरआरबी में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल काफी कम रहता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो,
ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन की करोगे, फिर धीरे 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 उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, लेकिन ज्यादातर आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो, आपको ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, आप 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन कर लो जो आसान होते हैं, 2 क्वेश्चन कर लो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के। इस तरीके से आपकी मेंस की तैयारी भी साथ में ही होती जाएगी, ठीक है। अब ये तो था आपका पहले 15 दिन का प्लान, ठीक है, पहले 15 दिन का प्लान। अब आगे क्या करना है आपको, टोटल 60 डेज थे, 15 दिन का प्लान मैंने बता दिया। उसके नेक्स्ट 15 दिन आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उसमें आपको मॉक देना है ऑल्टरनेट डेज पर। 15 दिन आपको ऑल्टरनेट डेज पर पेपर देना है, मॉक टेस्ट देना है। अब ये नहीं जो पहले 15 दिन किया है वो नहीं करना। सिर्फ मॉक देने से क्या आपकी प्रैक्टिस हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मॉक में कितना ही तो टाइम लगता है, कितनी देर लगती है मॉक में? 45 मिनट का एक मॉक टेस्ट होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक देना है, अभी बता रही हूं कि क्या करना है। पहले 15 दिन आपको मॉक पेपर देना है ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज पर आपको मॉक टेस्ट देना है, और बाकी जो क्वेश्चन है ना, अपने हिसाब से जब आप 15 दिन देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। आप मॉक टेस्ट देकर देखोगे, आपके जो नंबर हैं वो पहले से थोड़े से बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे जब आप ये मॉक दोगे, इसको एनालाइज करोगे। अभी मैं बताती हूँ एनालाइज कब करना है। आपको ये करना है, और हर रोज क्या करना है, जो आप करते थे पहले, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का नंबर अपने आप से ही कम कर दो, ठीक है। जो क्वेश्चंस 15 थे उन क्वेश्चंस को 10 बनाने लग जाओ, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो 15-15 मैंने बताए थे, आप उनको 10-10 कर दो, ठीक है। इस तरीके से कर लो। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है, आप 15 बना रहे थे, आप 12 क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। वो सभी चीजें जो पहले की है उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा करते जाना है। एक भी दिन अगर आपने छोड़ा, अगले दिन आपको पता चलेगा, दिखेगा, आपकी जो भी आप क्विज दोगे, टेस्ट दोगे, उसमें आपको दिखेगा कि आपकी स्पीड पर फर्क पड़ा है। छोड़ना नहीं है इसे बिल्कुल भी। एक दिन आप पेपर दोगे, अगले दिन उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखोगे वहां पर किसी एक, मान लो फ्लोर बेस्ड पजल पर आपने देखा कि आपको इतना टाइम लग गया, तो इतना टाइम क्यों लगा? आप उसी फ्लोर बेस्ड पजल को बनाओ, फिर से बनाओ। जब आप एनालाइज करोगे फिर से बनाओ, देखो कि आपकी कहाँ कमी रह गई थी, आपने, आपसे क्या चीज मिस हो गई थी। कई बार क्या होता है, हम जब क्वेश्चन दे रहे होते हैं, और एक और चीज, मॉक टेस्ट देना कैसे है? मॉक टेस्ट एक चीज स्टूडेंट्स जो है ना, लगातार देना है आपको। यानी कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में अगर मॉक देते हो तो उसमें क्या रहता है, 15 मिनट का मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ आपको काम आ गया, किसी ने आवाज लगा दी, ऐसा नहीं करना है। देखो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 45 मिनट अगर मॉक दे रहे हो तो सिर्फ उसी के अंदर ही ध्यान लगाओ, इधर उधर कहीं ध्यान मत दो। उससे क्या होता है, आपकी जो इफेक्टिव होती है, इफेक्टिवनेस होती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप इतना प्रोडक्टिव होकर पेपर नहीं देते हो, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से आपको पेपर करना है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, सोचो कि आप अभी एग्जाम हॉल में ही बैठे हो अपने, ठीक है। इस तरीके से आपको आदत भी डालनी है, ठीक है। ये नहीं करना कि 15 मिनट आपने दिया, फिर उसके बाद चलो थोड़ा सा ये काम कर लेता हूँ, फिर वापस रिज्यूम कर लूंगा, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। लगातार देना है। एक दिन आप पेपर दोगे, उससे अगले दिन उसको एनालाइज करना है। देखो कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, उनको फिर से बनाओ। जो आपके क्वेश्चंस, जो आपने छोड़ दिए क्वेश्चंस, उनको फिर से बनाओ। जो क्वेश्चंस आपके सही है उनको भी एनालाइज करो, उसको भी एनालाइज करो। एनालाइज पर पूरा टाइम दो। जो क्वेश्चंस किए हैं, आपने मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज करने में अच्छा खासा टाइम दो, ठीक है। तो फिर ये आपको करना है 15 दिन तक। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं जो आप पहले बना रहे थे, उनका थोड़ा सा नंबर कम कर देना है। अब इसके बाद में आपके बच जाते हैं 30 दिन। अब इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, हर रोज मॉक देना है, डेली मॉक देना है आपको। हर रोज मॉक दोगे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर उसके हिसाब से कम कर दोगे,
ठीक है, इतना तो आप सभी कर ही सकते हो ना। अभी आप छोटे बच्चे तो होने, आपको इतने दिनों में जब आप 30 दिन तक इतना काम कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ पर खड़े हो, आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना हिसाब है, हर स्टूडेंट को पता है कि वो कितना टाइम दे रहा है, उसको और कितनी जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है तो आप क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा भी दो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो कोडिंग डिकोडिंग आपका वीक है, आपसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जल्दी नहीं बन रहा है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस की कमी है, तो आप वो क्वेश्चंस 4 के बजाय 5 कर लो, 6 कर लो। आपको अपना वीक एरिया पता होना चाहिए, और ये कैसे पता चलेगा, एनालाइज करने से पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बाकी के जो 30 दिन है आपको हर रोज मॉक देना है, और बाकी के जो क्वेश्चंस है उनको भी करना है। सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होगा, मॉक देकर क्या पूरा दिन खाली बैठोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना ना। बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, बट हाँ, फिर ऐसा नहीं होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को 20-20 बना पा रहे हो, क्योंकि आपको बाकी अपने सब्जेक्ट को भी टाइम देना है ना, है ना। इसीलिए अच्छी तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओ, आपने इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने, टाइमर लगा के क्वेश्चन करो, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो आप बाकी के क्वेश्चंस करोगे, मॉक टेस्ट तो टाइमर लगा ही हुआ होगा, बाकी के क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे, एक दिन आपको इतना टाइम लगा, अगले दिन फिर चेक करो, जब उसको करो, बार बार क्वेश्चंस बेशक आपको रिपीट भी करने पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेल किसका है, स्पीड का है। जितनी आपकी स्पीड होगी, स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी, और एक्यूरेसी कब होगी, जब आप हर रोज प्रैक्टिस कर ही रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी नेचुरली बढ़ी जाएगी। और फिर जब मॉक दोगे तो फिर उसमें तो पता ही चल जाएगा ना आपको, कितने आप पानी में हो, कितनी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, सभी चीजों का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 60 डेज का प्लान, मैं आपको जो बता चुकी हूँ। ठीक है, आपको पहले 15 दिन क्या करना है, ये करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पर मॉक टेस्ट देने हैं। एक दिन मॉक टेस्ट दोगे, अगले दिन उसको एनालाइज करोगे, प्लस क्वेश्चंस तो करने ही है। बाकी के जो 30 दिन बचते हैं, हर रोज आपको मॉक लगाना है, मॉक लगाना है, एनालाइज भी करना है। ठीक है, मॉक लगाना है, एनालाइज भी करना है, और बाकी भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बट हाँ, उनका नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, आप अपने हिसाब से उसको कम कर लेना। ठीक है, अगर आप इसे फॉलो करोगे, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक टीचर की जैसे छोटा बच्चा बात मानता है ना, बिल्कुल वैसे मानकर इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका प्रीलिम का पेपर बहुत आसानी से, आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, ये चीज मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एनालाइज करना जरूरी है, ये चीज जरूरी है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलिए करते रहिए, तैयारी लग जाइए बिल्कुल। अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन। और आज शाम को 5 बजे आपकी क्लास है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर, पूरा आरआरबी पीओ का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जरूर आइएगा। टेक केयर एवरीवन।